Hello students, I Jahir Abbas. Welcome to my YouTube channel Feel Real Chemistry with Jahir Sir. आज की इस क्लास में हम पढ़ना चाहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कार्बोक्सिल समूह में दो प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। एक तो होता है अपने पास सी डबल बॉन्ड ओ मीन्स कार्बोनिल समूह है, और दूसरा स्टूडेंट अपने पास होता है OH मतलब हाइड्रोक्सिल समूह। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया तो प्रदर्शित करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस पर अनुनादिक उसके मुक्त गुणधर्म क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि OH समूह की अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, साथ में एल्किल समूह की अभिक्रिया होगी। तो कहने का मतलब है कि OH जो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है वो सारी की सारी अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल भी प्रदर्शित करेगा। तो इसको समझने के लिए एक बार फिर आपको एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया जो है वो याद होनी चाहिए। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया अगर आपको वो याद है तो आप उसको अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी समझ सकते हैं। पहली अभिक्रिया एस्ट्रिगन अभिक्रिया। स्टूडेंट 2 दिन बाद अपन ये पढ़ चुके हैं एस्ट्रिगन अभिक्रिया। क्या होती है एस्ट्रिगन अभिक्रिया? तो एस्ट्रिगन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाने पर निर्जलीकरण द्वारा एस्टर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एस्ट्रिगन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपके सामने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा हुआ है, ये एल्कोहल है। एसिटिक अम्ल और एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई भी एल्कोहल हो सकता है। एस्ट्रिगन अभिक्रिया जब भी होगी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH और एल्कोहल का H माइनस H2, यहां से H2 क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट है वो आप कनेक्ट करवा देंगे CH3 C डबल बॉन्ड। ये तो स्टूडेंट यहाँ का, तो ये O से कनेक्ट होगा तो फिर O CH2 और CH3, O CH2 एंड CH3। तो ये अपने पास एस्टर बन गया जिसका नाम एथिल एसीटेट है। एथिल एसीटेट। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाने पर निर्जलीकरण अभिक्रिया के द्वारा एस्टर का निर्माण जो होता है उस प्रक्रिया का नाम होता है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। ये अपने बहुत अच्छे तरीके से भी बता दिया था एल्कोहल वाले पार्ट में कि कौन सा एल्कोहल एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कम प्रदर्शित करता है, कौन सा ज्यादा करता है। सेकंड है एनहाइड्राइड का निर्माण। एनहाइड्राइड का निर्माण करने के लिए आपको कंडीशन लेनी पड़ेगी, वो है निर्जली कारक P2O5 या Al2O3 प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया P2O5 मतलब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, Al2O3 मतलब एल्यूमिना, इन दोनों में से कोई एक लेंगे। टेम्परेचर फिक्स है 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। तो उस कंडीशन में निर्जलीकरण अभिक्रिया होगी। यहाँ P2O5 Al2O3 पहले बता चुके हैं, ये निर्जली कारक है। निर्जली कारक इनकी उपस्थिति में जल का अणु बाहर निकलता है, तो ये ध्यान लेंगे। फिर आप समझ लेंगे ये निर्जली कारक है, याद कर लेंगे निर्जली कारक। ये बात अपन DDT के निर्माण के समय में बता रहे थे। वहां पे सांद्र H2SO4 काम में लिया जाता है, और सांद्र H2SO4 जब काम में लिया जाता है तो वो भी एक क्या होता है, निर्जली कारक होता है। ये जब तक आएंगे तो इसका मतलब है आपको वाटर का मॉलिक्यूल क्या करना है, रिमूव करवाना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया P2O5 या Al2O3 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब करवाई जाती है तो निर्जलीकरण अभिक्रिया के द्वारा एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु प्रयुक्त होते हैं। समझे, CH3COOH एक अणु, ये भी CH3COOH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने अणु ले लिए अपन ने, 2 अणु ले लिए। निर्जलीकरण अभिक्रिया होगी तो एक का आप OH और एक का H काम में लेंगे। आपकी मर्जी है इसका OH इसका H ले लेंगे, माइनस से H2। बाकी जो पार्ट है उसको आप क्या कर देंगे, कनेक्ट करा देंगे। CH3C डबल बॉन्ड लिख रहे हैं अपन, CH3C डबल बॉन्ड, ये कनेक्ट होगा इस O के साथ, जोड़ दो। O से आगे क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और फिर क्या CH3, तो C डबल बॉन्ड O और क्या CH3। ये स्टूडेंट आपके सामने एनहाइड्राइड है जिसका नाम कई बार पढ़ चुके हैं अपन, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया निर्जली कारक, इनमें से कोई लेना पड़ेगा आपको, वो ध्यान दें आप।
ये P2O5 ले लो, चाहिए Al2O3 ले लो, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप आपको लेना पड़ेगा। PCl5 व PCl3 के साथ अभिक्रिया, ये भी पढ़ चुके हैं अपन, बता रहा हूं मैं कि ये एल्कोहल के समान अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो जब PCl5 और PCl3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्कोहलिक जो OH समूह होता है उसकी जगह Cl जोड़ा जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें आप, तो यहाँ देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, आप OH की जगह क्या लगाएंगे, Cl लगाएंगे, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH तो रहेगा ही, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, OH की जगह Cl लगा देंगे। और जब PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट, POCl3, ये फिक्स होता है POCl3। यहाँ इस OH की जगह आपने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया है, वो ध्यान देंगे। उसके बाद में CH3 CH2 CH2 COOH प्लस PCl3, और यहाँ देखिए स्टूडेंट POCl3 अपने निकाल दिया, साथ में HCl भी रिमूव होता है, HCl वो लगा देंगे आप। सेम टू सेम यहाँ पर PCl3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो फिर आपको अणु कितने लेने पड़ेंगे, 3 उत्पाद CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, वही OH की जगह Cl, तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस H3PO, अणु भी कितने बन जाएंगे आपके पास से, 3 अणु बन जाएंगे। ये ध्यान देंगे आप, सेम टू सेम है। यहाँ एसिल क्लोराइड का निर्माण होता है, C डबल बॉन्ड O Cl, ये अभिक्रिया पीछे अपन ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। PCl5 और PCl3 के साथ अभिक्रिया, OH की जगह क्या लगाया जाता है, Cl लगाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, NaOH के साथ अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस आप धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। अब NaOH ले लो और कोई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कोई भी हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वही एल्कोहल वाली बात, एल्कोहल की अभिक्रिया जब अपन NaOH के साथ करवाते हैं तो H की जगह Na जोड़ते हैं, RONA, याद हो तो आपको रोना सोडियम एल्कोक्साइड बना था, वही सेम टू सेम यहाँ बनेगा, H की जगह क्या लगाना आपको, Na लगाना है। तो NaOH के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो CH3 CH2 COO तो सेम रहेगा, H की जगह क्या लगाना है, Na, सेम एल्कोहल के समान, तो उत्पाद बना देंगे आप CH3 CH2 COONA प्लस H2O। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। यहाँ से H2O क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, सोडियम लवण बन रहा है, यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। यहाँ सेम टू सेम वही बात, CH3COO तो सेम रहेगा, CH3COOH की जगह Na प्लस H2O, तो ये CH3CONA सोडियम एसीटेट नाम है इसका स्टूडेंट, सोडियम एसीटेट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, उसकी अभिक्रिया अगर NaOH के साथ कराएंगे तो H की जगह आपको Na लगाना है, ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। ये बात अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए एल्कोहल वाले में ही पहले बता चुके हैं, वो सब चीज समान होती है अभिक्रिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सोडियम कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ये ध्यान दें। सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला Na2CO3 Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का निर्माण होता है, साथ में CO2 गैस निष्कासित होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ जब भी करवाई जाती है तो सोडियम लवण तो बनेगा, साथ में CO2 गैस निष्कासित होती है। यदि इस निष्कासित CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए, चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए तो वह दूध या रंग का हो जाता है, मतलब दूध के जैसे व्हाइट कलर का वो चूने का पानी हो जाता है। यह इस बात को साबित करता है, कंफर्म करता है कि दिया गया यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं होता तो सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कौन सी गैस बाहर निकलती, CO2, और CO2 गैस ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अपना चूने का पानी होता है उसको दूध या रंग का कर देती है, परिवर्तित कर देती है। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है तो CO2 गैस नहीं निकली, CO2 गैस नहीं निकली तो चूने का पानी का रंग दूधिया नहीं होता है। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के द्वारा अभिक्रिया करवाते हुए अपन दिए गए यौगिक की पहचान कर सकते हैं कि दिया गया यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि नहीं है। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का पता करना हो तो अपन टोलेंस परीक्षण या फेलिंग परीक्षण करवाते हैं।
तो उसी प्रकार से अपने पास यहाँ सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्या करवाते हैं, अभिक्रिया। आप ध्यान दें, नोट लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट परीक्षण द्वारा कार्बोनिल यौगिकों तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद किया जाता है। कार्बोनिल यौगिक मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। क्वेश्चन आ गया कि एल्डिहाइड और कीटोन में आप कैसे विभेद करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप कैसे विभेद करेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए तो टोलेंट फ्रिक्शन और फेलिंग फ्रिक्शन चाहिए, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद कैसे करेंगे, तो आप करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट फ्रिक्शन, सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन सिर्फ कौन देता है, ये फ्रिक्शन सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन उसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। अपन को कैसे पता चलेगा कि मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है उससे अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। तो जैसे आप दिए गए यौगिक में सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डालेंगे, डालने के बाद में जो गैस निष्कासित होगी उसको आप चूने के पानी में प्रवाहित करवाएंगे। यदि उसका रंग दूधिया हो जाता है तो दिया गया यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ये ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट फ्रिक्शन द्वारा कार्बोनिल यौगिकों तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद किया जाता है। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट बताया आपने सोडियम लवण बनेगा, तो बना देते हैं CH3CO CH3COONA, ये लवण है, प्लस CO2 गैस प्लस H2। ये ध्यान देंगे आप, CO2 गैस निष्कासित होगी, यहां से बैलेंस करके देख लेंगे, हो जाएगी। सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु लेने पड़ेंगे आपको संतुलित करने के लिए। तो उत्पाद भी 2 बनेंगे, क्या बनेंगे, 2CH3COONA, सेम 2CH3COONA, 2 इसके S निकले हैं तो फिर आगे वाला पॉइंट सेम रहेगा, CO2 प्लस H2। ये निकलने वाली CO2 गैस है वो चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। इस प्रकार से अपने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट अभिक्रिया स्टूडेंट्स, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ये 2 अभिक्रिया जो अपन पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, और एक जो लिखी है वी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखते हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ये कल भी अपन बात कर रहे थे कि जब एमाइड का जल अपघटन करवाया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया बनती है। तो मैंने आपको कल बताई थी ये बात, पिछली क्लास में ये बात बताई थी कि जब आप वापस कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया की अभिक्रिया करवाएंगे तो जल का अणु बाहर निकलेगा और एमाइड का निर्माण होगा। जल का अणु बाहर निकलेगा और एमाइड का क्या होगा, निर्माण होगा। तो यहां देखेंगे आप स्टूडेंट, देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाएंगे, उसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो किसका निर्माण हुआ है, एमाइड का, और जल का अणु क्या हुआ है, बाहर। कल इसका उल्टा करा था अपन ने, एमाइड का जल अपघटन मतलब एमाइड में जल जोड़ेंगे तो यहां से बंध टूटेगा, और करवाया था अपन ने कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्या बनी है, अमोनिया। अब ये कैसे बनी है उसका हिंट देखें आप, हिंट देखेंगे इस प्रकार से, RC+OH प्लस NH3। ये अमोनिया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण यह लुईस क्षार का काम करता है, लुईस क्षार का काम करता है। और ये क्या है, अम्ल है, तो ये अपने लोन पेयर इस H को दे देते हैं, H प्लस जो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको दे देता है। तो अपने पास एक लवण बन जाता है इस प्रकार से, RCOONH4 प्लस, NH4 प्लस, और O पर अपने पास से माइनस, क्योंकि अपने यहां से H है, यह चढ़ जाएगा यहां से। तो फिर ये अमोनियम लवण बना है, उस अमोनियम लवण को जब आप आगे गर्म करते हैं तो फिर अपने पास जल का अणु बाहर निकलता हुआ RCOONH2 प्लस H2O बनता है, एमाइड। ये अपने पास हिंट होता है इसका हिंट। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि RCOONH3 सिर्फ इतना हिट नहीं करवाए तो आपको ये लवण बनाना पड़ेगा, उसके बाद अगर उसको गर्म करेंगे तो एमाइड बनेगा। ये आप जरूर ध्यान देंगे। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे यहाँ लिखा हुआ अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल, अमोनिया और हीट साथ में है तो अंतिम उत्पाद बनाओ, जल का अणु बाहर निकालते हुए आपको क्या करना है, एमाइड का निर्माण करना है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन ले ले, देखें जैसे ये कर दिया, फिर उसके बाद में अपने पास यहाँ हीट का साइन देंगे तो अपन अलग अलग उत्पाद बनाएंगे। जैसे CH3COOH NH3 गर्म करना है, एमाइड बनाना है, एमाइड बनाएंगे तो जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। उत्पाद क्या बनाएंगे, CH3COONH2 एसिटेमाइड नाम है इसका,
एसिटेमाइड। दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसके अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाइए। गर्म नहीं करवाया तो पहले लवण बनाओ। लवण बनाने के लिए आप COONS4, ये जैसा बेंजीन है वैसी वैसी COO है, एच के साथ NH3 जोड़ देंगे तो NH4 है। प्लस माइनस लगाओ तो दोनों पे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब उसको आप गर्म करेंगे तो फिर एमाइड बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड ONH2 माइनस से H2O। ये अपने पास बना है बेंजेमाइड। बेंजेमाइड बेंजोइक अम्ल से बना हुआ है, क्या है, बेंजेमाइड। ये क्वेश्चन दिया है एग्जाम में कि आप बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड कैसे बनाएंगे। तो बेंजोइक अम्ल की कोई बात नहीं है, अम्ल कोई भी हो, अगर उसे एमाइड बनाना है तो उसके अभिक्रिया किसके साथ करनी पड़ेगी, अमोनिया के साथ करा के उसको गर्म करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगी, एमाइड बनेगी। तो ये आप ध्यान देंगे। अगर आपको डायरेक्ट हीट करवाना है, अमोनिया के साथ हीट करना है सीधा, तो फिर अंतिम उत्पाद सीधा एमाइड बनाओ, और नहीं तो पहले लवण बनाना पड़ेगा, अमोनियम लवण, फिर उसको गर्म करेंगे तो निर्जलीकरण अभिक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होगा, एमाइड का। एसिटिक अम्ल से एसिटेमाइड, बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड, और कोई मतलब प्रोपेनोइक अम्ल होगा तो प्रोपेनेमाइड बन जाएगा, कोई भी होगा एमाइड बनेगा। तो ध्यान रखें, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एमाइड कैसे बनाएंगे। एमाइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवानी पड़ेगी और उसको हीट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। वी मतलब बाहर निकलना, कार्बोक्सिल मतलब यहाँ कार्बन से है, कार्बन का बाहर निकलना। तो कार्बन का बाहर निकलने का मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया। ये बात अपन 11th में पढ़ चुके हैं, और ये जब अपन एल्कोहल श्रेणी में आरोहण और अवरोहण की बात कर रहे थे तब भी पढ़ी थी ये बात। सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करवाई थी। सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, लाइम मतलब चूना होता है, चूने का फॉर्मूला, चूने का सूत्र CaO होता है। NaOH प्लस CaO को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। और सोडा लाइम जब जब आएगा ये वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। उपस्थिति आपको याद करनी पड़ेगी। वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलता है, Na2CO3। यहाँ कार्बन बाहर निकल जाएगा, कार्बन का बाहर निकलना वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया होगी। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ करवाने पर वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा एल्केन का निर्माण होता है। किसका, एल्केन का निर्माण होगा, एक कार्बन कम का। इसका मतलब क्या है कि अपने लवण में जितने कार्बन हैं उससे एक कार्बन कम का एल्केन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, CH3CON कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, सोडियम एसीटेट इसका नाम है। अभिक्रिया करवा रहे हैं सोडा लाइम के साथ NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO। तो जैसे ये अभिक्रिया आ जाती है, ये उपस्थिति आ जाती है, वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया होगी और उसमें आपको Na2CO3 रिमूव करवाना है। किस तरीके से करवाएंगे, ऐसे स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, ये तरीका अपना। अब आप यहां देखेंगे Na2 हो गई, Na2 C है, 2 ऑक्सीजन ये रहा, 1 ऑक्सीजन ये रहा, तो Na2CO3 बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, Na2CO3। बाकी जो बच गया वो देखो, इधर बचा है CH3, इधर बचा है क्या, H। सोडा लाइम में अभिक्रिया करेगा NaOH, CaO की उपस्थिति आप रखेंगे तो CH3 और H को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, CH4, जिसका नाम मेथेन है। मेथेन है जो एक एल्केन है। तो सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ करवाई तो एल्केन बन गया, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया। एक कार्बन कम कैसे हुआ वो देखो, आप इस लवण में मुझे बताओ कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। अब जो अपना उत्पाद बना है उसमें कितना कार्बन है, 1 है, तो 1 कार्बन कम का एल्केन प्राप्त होता है, क्योंकि 1 कार्बन सोडियम कार्बोनेट के रूप में बाहर निकल जाता है। कार्बन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है स्टूडेंट्स। सेकंड एग्जांपल, CH3CH2CONA प्लस NaOH। प्रोसेस को इसे उपस्थिति देख, उपस्थिति को पहचानना जरूरी, उदाहरण तो कोई भी हो सकते हैं। तो फिर एक बार फिर अपने पास वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया होगी तो Na2CO3 क्या कर देंगे, आप रिमूव कर देंगे। CH3CH2 के साथ H जोड़ेंगे तो CH3CH3 बन जाएगा, CH3CH3 प्लस Na2CO3। यहाँ CH3CH3 जो अपना है वो एथेन है स्टूडेंट। तो यहाँ 1 2 3 कार्बन थे और जो उत्पाद बना उसमें 2 कार्बन है, तो जो भी लेंगे आप उसमें से 1 कार्बन कम में होना है। तो वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा यहाँ एल्केन का निर्माण होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है स्टूडेंट। एक बार फिर देख लें, एमाइड का निर्माण करना है आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कैसे करोगे,
एमाइड मतलब आपको सी डबल बॉन्ड ON लाना है तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाओ, उसको गर्म करवा दो। अगर गर्म नहीं करवाएंगे तो पहले आपको अमोनियम लवण बनाना पड़ेगा, गर्म करने के बाद एमाइड बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। कोई भी उसमें आप एसिडिक अम्ल से एस्टेमाइड कैसे बनाएंगे, तो अम्ल से एमाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करो। आप बेंजोइट मतलब जैसे आपने बात करी एथिल बेंजोइट से आप बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो एस्टर से कार्बोक्सिल कैसे बनाते हो, कल पढ़ के आए, जल अपघटन कराना पड़ेगा। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि आप एथिल बेंजोइट से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे, मतलब उसका जल अपघटन कराओ। आप बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड कैसे बनाएंगे, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा के गर्म करवा दो। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि सोडियम एसीटेट से आप मीथेन एक पद में कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब सोडियम एसीटेट से मीथेन बनाना है, तो सोडियम एसीटेट कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण हो गया, एल्केन बनाना है तो समझना पड़ेगा बिकार्बोक्सिलिक अभिक्रिया किसके साथ करो, सोडा लाइट के साथ अभिक्रिया करवा दो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स।